21 जून 2025 को मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर दहल गई है। इस बार इसकी चिंगारी इतनी तेज है कि पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की कगार पर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अचानक ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जोरदार हमले किए हैं। ये हमले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों के जरिए अंजाम दिए गए हैं। लेकिन असली गेम चेंजर था 30,000 पाउंड का GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर बम। ये बम खासकर फोर्डो, जो एक पहाड़ के 30 फीट नीचे बना हुआ था, उसे नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया है। ये बम इतने ताकतवर हैं कि इन्हें केवल B-2 बम ही ले जा सकते हैं और इजराइल के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। यही वजह है कि इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद बार बार अमेरिका से मांग कर रहा था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट फोर्डो समेत सभी को खत्म करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को शानदार सैन्य सफलता करार दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत ही जबरदस्त हमले किए हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड डाला गया, हमारे सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब पूरी तरह और हमेशा के लिए तबाह हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई इतनी बड़ी जीत है? क्या ये हमले मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे या फिर ये एक ऐसे युद्ध की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है? और सवाल यह भी है कि इस पूरे खेल में मुस्लिम देशों की क्या भूमिका होगी। आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। यह हमला इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन की अगुवाई में किया गया है। 13 जून से इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था, जिसका मकसद ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था। इजराइल ने फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, अराक हैवी वाटर रिएक्टर और कई सैन्य बेस पर बमबारी की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान का परमाणु हथियार इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल का कहना था कि उसने सिर्फ सैन्य और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन ईरानी सरकार ने दावा किया कि इन हमलों में 200 से ज्यादा नागरिक मारे गए। ईरान ने इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा था कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और इसे धमकियों या युद्ध से नहीं रोका जा सकता। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन हमले किए थे। खासकर तेल अवीव और हाइफा के आसपास के इलाकों पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी थी। इन हमलों में ईरान ने अपनी सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे कि फतेह 110 और खैबर शेकन का इस्तेमाल किया था। ईरानी सेना का दावा है कि इन हमलों में इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। हालांकि इसमें 24 इजरायली नागरिकों की भी मौत हो गई थी। इन जवाबी हमलों ने दोनों देशों के बीच हवाई युद्ध को और भड़का दिया था, जो अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब बात आती है कि मुस्लिम देशों की क्या भूमिका है, वो एकता है या विखराव है। तो इस युद्ध में मुस्लिम देशों की भूमिका बहुत अहम है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं अभी तक बिखरी हुई हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे सुन्नी बहुल देशों ने इजराइल और अमेरिका के हमलों पर खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की है। यहाँ सुन्नी का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि ईरान जो है वो शिया मुस्लिम देश है। ये देश ईरान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं और पहले से ही इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के अब्राहम अकॉर्ड के बाद से सऊदी और इजराइल के रिश्ते बेहतर हुए हैं, लेकिन वो खुलकर समर्थन नहीं दे रहे हैं। सऊदी सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध खाड़ी क्षेत्र तक फैलता है तो वो अपनी तेल आपूर्ति और सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। दूसरी ओर ईरान और समर्थित जो समूह हैं, लाइक लेबनान का हिजबुल्लाह और ईरान के शिया मिलिशिया ने इजराइल और अमेरिका की कड़ी निंदा की है। ऐसे में सवाल यही आता है कि क्या मुस्लिम देश एकजुट होकर इस युद्ध को रोकेंगे या उनकी आपसी फूट इसे और भड़काएगी। अब बात कर लेते हैं कि रूस और चीन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो इस संघर्ष में रूस और चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक फोन कॉल में इजराइल की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और सभी पक्षों से डी एस्केलेशन की मांग की थी। अब चीन ने विशेष रूप से इजराइल को इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस संकट को हल करने की अपील की। देखिए, रूस और चीन दोनों के मध्य पूर्व में रणनीतिक हित हैं और उनकी यह प्रतिक्रिया इजराइल और अमेरिका के लिए कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ा सकती है और यह भी संभव है कि यह संघर्ष एक बड़े भू राजनीतिक टकराव की ओर चला जाए। लेकिन असली चिंता यह नहीं है कि किसने क्या कहा, बल्कि असली चिंता यह है कि अगर रूस और ईरान इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट उतर जाएं तो क्या होगा। तो रूस की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां और चीन की विशाल सैन्य क्षमता इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। हालांकि रूस की सैन्य मौजूदगी अब मिडिल ईस्ट में पहले जैसी नहीं रही है, वो कमजोर हो गया। उसमें यूक्रेन युद्ध ने उसे थका दिया है, लेकिन उसका रणनीतिक दायरा अभी भी वैश्विक है, इसे आप नकार नहीं सकते।
ईरान के साथ उसकी गहरी और रक्षा साझेदारी है और हथियार तकनीक का आदान प्रदान, अगर ये सब एक्टिव हो जाए तो हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। वहीं अगर जो चीन जो पहले ही मध्य पूर्व में अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत कर चुका है, अगर वह ईरान को हथियार, ड्रोन या साइबर सहयोग देने लगे तो अमेरिका इजराइल की जोड़ी के लिए यह युद्ध मोर्चा जो है फिर दो वाला मोर्चा नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 मोर्चा संघर्ष बन जाएगा। और अगर हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुतिन या शी जिनपिंग को लगा कि उनका वैश्विक प्रभाव दांव पर लग गया है, तो वे पीछे नहीं हटेंगे, वे सीधा टकराव में फ्रंट लाइन पर आएंगे। फिर यह युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहेगा, यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान, रूस, चीन, यह ध्रुवीकरण ऐसा भंवर पैदा करेगा जिसमें पूरी दुनिया का संतुलन डगमगा सकता है। और तब सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि कौन जीतेगा, बल्कि यह होगा कि दुनिया कितनी बची रह जाएगी। वैश्विक असर की बात करें कि तेल संकट या भारत की चुनौती क्या होंगी इस पर, तो इस युद्ध का असर सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ब्रेंट क्रूड की कीमतें जो है $120 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। अगर ये युद्ध खाड़ी क्षेत्र तक फैलता है तो होर्मुज जल संधि, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो बंद हो सकता है। इसका मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। भारत के लिए यह संकट और गंभीर है। हम अपने तेल का जो 80% आयात करते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं और महंगाई पहले से ही आसमान छू रही है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीय प्रवासियों को निकालना भी एक चुनौती होगी। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसके तहत ईरान से आर्मेनिया के जरिए भारतीयों को निकाला जा रहा है। अब तो सवाल आता है कि क्या शांति की उम्मीद की जा सकती है, क्या कोई ऐसा रास्ता बचा है? तो इस युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बात का खतरा बढ़ रहा है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस खतरनाक समय में अराजकता के चक्र से बचना महत्वपूर्ण है। इसका कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता जो है वो कूटनीति है। एकमात्र उम्मीद शांति है। तुर्की और कतर जैसे देशों ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ईरान ने कहा कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार है, बशर्ते इजराइल और अब अमेरिका पहले हमले रोकें। लेकिन इजराइल और अमेरिका का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इस युद्ध के बीच एक सवाल जो हर किसी के मन में है वो ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति मुमकिन है या फिर यह क्षेत्र विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा? तो चलिए ऐसे में आगे की राह पर बात कर लेते हैं। तो इस युद्ध में मुस्लिम देशों की भूमिका जो है वो बहुत अहम होगी। अगर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का साथ देते हैं तो यह युद्ध और भयानक हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही अमेरिका के साथ चला गया है, लेकिन अगर ये दोनों देश तटस्थ रहते हैं और कूटनीति के जरिए हल निकालने की कोशिश करते हैं तो शायद शांति की उम्मीद की बनी रहे। इस कहानी का अगला हिस्सा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट की इस आग का असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा। ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। तेल संकट, महंगाई और युद्ध का खतरा, हर कोई इससे प्रभावित है। आप क्या सोचते हैं? क्या शांति का कोई रास्ता बचा है या यह युद्ध और भयानक होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।